हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है NP फिजिक्स। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो। ये मैं बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि यही है हमारे लिए गुरु दक्षिणा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो अपना लेक्चर है, अपने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर कंप्लीट कर दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जिसके अंदर से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाते हैं, दैट इज 12th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिनिमम दे देता है और ये इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बिल्कुल इजी वाला आते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है लंबा है, थोड़ा सा लेंथी है, तो अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। आज के पार्ट में अपन जो यहाँ पे मैं बताऊंगा वो पढ़ने वाले हैं और दूसरे पार्ट में अपन थोड़ा पोर्शन बचेगा वो अपन कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। चलो, तो देखो ध्यान से देखो, पहले तो इसका वेटेज देख लो। 42 क्वेश्चन, यानी 42 क्वेश्चन अगर मैं एवरेज निकालो तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं ना। और 2021 में तो आप देख लो इसकी भरमार लगी हुई है, 50 प्लस हो गए, मिनिमम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो चैप्टर है पढ़ के ही जाना है, मतलब पढ़ के मतलब बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन ईजी आते हैं और क्वेश्चन ईजी आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ ज़्यादा आते हैं ना, इसका वेटेज भी काफ़ी हाई है ना। और इन टॉपिक की बात करें तो टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में ना। इनके ऊपर रेजिस्टिविटी, आपको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पूछ लेंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, वोल्टमीटर, अमीटर, ये किर्चॉफ्स लॉ, यानी कि ये टॉपिक है जिनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये वेटेज काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा और शुरू करते हैं। देखो, आज का जो पार्ट रहेगा इसमें अपन पढ़ने वाले हैं ये वाला और ये वाला। ये जो अपन पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों रहेंगे अपने पास पार्ट 1 में, है ना। और जो ये पढ़ेंगे अपन बैटरी का कॉम्बिनेशन और ये मीटर ब्रिज और अमीटर, ये अपन पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये अपन पढ़ लेंगे दोनों जो अपने पास टॉपिक है पार्ट 2 में। 2 इसके पार्ट बनाए मैंने। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा इनका रहेगा, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो जनरल टर्म्स है, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो भी है, और लास्ट में अपन सीरीज एंड पैरेलल, व्हीट स्टोन ब्रिज और सिमेट्रिक जो भी सर्किट है उनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस अपन को पूछते हैं उनके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें क्या। पहले तो कैसा है आपका जोश, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, है ना। चलो, तो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट अपन को सिंपल है कि कोई यूनिट एरिया से कितना चार्ज फ्लो होता है, जो फ्लो रेट होती है उसको अपन करंट बोलते हैं ना। तो वही बात है कि अपने पास एक कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर के यूनिट एरिया है ना, मान लो कि अपने पास ये जो एरिया से यहाँ पे जो चार्ज dq है ना, dq कितने टाइम में फ्लो होगा, dt टाइम में। तो यहाँ पे जो करंट होता है बाकी कुछ और नहीं, जितना यूनिट टाइम में एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट, सॉरी चार्ज फ्लो, इसको बोलते हैं अपन करंट। तो वही लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और यहाँ पे एक टर्म्स आता है दैट इज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी क्या होता है, जिसको अपन यूनिट एरिया में जितना करंट जा रहा है उसको करंट डेंसिटी बोल रहे हैं ना, कितना चार्ज जा रहा है। और ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअल में जो करंट होता है वो एक क्या स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो अपने पास करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको बात हमेशा याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, अगर मैं J की बात करूँ तो वो होता है I/A। तो यहाँ से जो I आता है दैट इज J.A, है ना, A। तो ये अपने पास आता है। और मान लो अगर छोटे से एरिया है और अगर वेरी कर रहा है एरिया, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो अपन अगर मुझे लिखना है I नेट, तो वो J इंटीग्रेशन कर देंगे DA के साथ, है ना। ये तो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ पे वही लिखा है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आपको सारी चीज़ें ये लिखी गई है, याद रखनी है। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड
के एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं। अपन को भी पता है कि रूम टेम्परेचर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे है ना, ये अपन को पता है। तो अगर मैं एवरेज सबका देखूँ, एवरेज मोमेंटम, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देखता हूँ क्रॉस सेक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, कुछ यहाँ से गए, यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, यानी कि अगर इस एरिया से मैं आई नेट देखता हूँ तो कितना आता है, 0। बात सुनना कि क्या, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो नेट करंट होता है किसी कंडक्टर के अंदर, दैट इज क्या होता है, 0। बात सुनना कि क्या, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज चार्ज फ्लो हो रहा है ना इधर उधर, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेट कितना चार्ज फ्लो होगा, 0। आगे बढ़े, चलो, तो यही है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले एक बार समझ लेते क्या बोला गया। इट इज एवरेज वेलोसिटी विच with which an electron is drifted toward positive terminal of battery in the presence of electric field। देखो समझते हैं कि ये बोला गया है कि अगर मैं अब इस कंडक्टर को जोड़ दो बैटरी से, किससे जोड़ दिया अपन, मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ध्यान से देखना, कंडक्टर के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ। क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, है ना, आयंस होंगे बहुत सारे। बात में आ गई क्या होंगे, आयंस होंगे। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कॉल आया था। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मान लो बहुत सारे आयंस है ना, ये अपने पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको ग्रीन से, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है ना, रैंडमली मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जैसे यहाँ से कोलाइड करेगा, फिर वापस आएगा, कोलाइड करेगा वापस, तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है इस तरफ, है ना। एक्सेलरेशन इसका है, एक्सेलरेशन अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज ये आ जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है और ये जा रहा है। और यहाँ पे ये क्या होता है, इस कॉलिजन की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन नेट इसके बीच में है एक्सेलरेशन, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे दो कॉलिजन के बीच में फिर नेट वापस रुक गया, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है ना। ऐसे क्या करते कहते धीरे धीरे टुवर्ड्स ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे क्या आ रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं वो होती है अपने पास E कैपिटल E बाय m इंटू टाउ। ये होता है, समझ में आ गया क्या, ये होता है अपने पास एक्सेलरेशन इंटू टाउ। टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे रिलैक्स टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय E M, ये अपन को पता ही है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है कि दो कॉन्जुगेटिव जो कॉलिजन होते हैं उनके बीच में जो लगा टाइम, है ना। यहाँ से जैसे मान लो ये यहाँ पे आयंस था, है ना, आयंस से कोलाइड किया, यहाँ पे कोलाइड किया, आपस में जो कोलाइड में इसको टाइम लगा, इसको बोलते हैं अपन जो एवरेज टाइम लगा, है ना, एवरेज बोलते हैं इसको। एवरेज जो टाइम लगा दो कोलाइड्स के बीच में उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना, टाउ। तो यहाँ पे वही अपने पास VD की वैल्यू ये निकल के आती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। वेलोसिटी कहाँ होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन। ये आपको बात याद रखनी है। तो वही लिखा गया है सारी चीज़ें। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपने पास ये होता है टाउ अपन M E, और ध्यान से देखो यहाँ पे जो J होता है ना, डेंसिटी निकल के डायरेक्ट फॉर्मूले में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इनके डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अपने JN, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है इसको अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये आपको बात याद रखनी है। VD अपन जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इनका जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं अपन डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे अपने पास निकल के आता है फॉर्मूला एक ये, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा होता है 1/ρ,
ये भी अपन जानते हैं। और सिग्मा की वैल्यू ये आती है, कैसे आती है ध्यान से देखो। अपन जानते हैं कि जे होता है, ठीक है, जे होता है अपने पास एन ई वी डी, वी डी की वैल्यू पुट करो एन ई, और ये हो जाएगा ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही तो होता है। तो यहाँ से अपने पास ध्यान से देखना, जो जे है वो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा ई। तो आप ध्यान से कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, आपस में कंपेयर करो, तो अपन को पता चला है कि जो सिग्मा है वो क्या है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम के, बात में आ गई। तो यानी कि जो अपने पास सिग्मा, जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना, क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, और रो को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये होता है अपने पास कंडक्टिविटी और रेसिप्रोकल के रेजिस्टिविटी के होता है ना, ये अपन को पता है। तो यहाँ पे वी डी का एक तो फॉर्मूला याद रखना है, एम ई अपॉन ई, जे और ई के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे इज अ करंट डेंसिटी, ई इज ई इज जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी। बस में आ गई, ये इनवर्स होता है तो यहाँ पे ये हो जाएगी, तो ये अपने पास इनवर्स निकल गया, बात में आ गई। तो यानी कि यहाँ से अपन को ये पता चला है कि रो है वो 1 टाउ के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आगे जाके, वो क्या है वो समझेंगे अपन। तो यहाँ पे पहले जो ये फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से पक्के से याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिस वाला आता है इनके ऊपर। तो यहाँ पे वही लिखा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, है ना। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ से यहाँ पे कॉलिजन किया ना, यहाँ पे एवरेज जो किसी का ज़्यादा भी होता है किसी कम, तो अपन एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी कुछ और नहीं है, जो v अपॉन ई का रेशियो है, इसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है अपन जानते हैं कैसे होती है, ई टाउ बाय एम। जो अपन ने वी डी लिखा वो क्या लिखा बताओ, वी डी लिखा ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। तो जो इसका अगर इसको ई को नीचे भेजता है ना, वी डी बाई ई, तो अपने पास क्या निकल के आता है, ई टाउ बाय एम। बस एक टर्म्स डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी, ठीक है। तो ये अपने पास लिखा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी ड्रिफ्ट हुई, इसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही है। अब ओम्स लॉ भी डिफाइन ऐसे ही किया गया था, अब कैसे किया गया था वो देखते हैं ना, कैसे किया गया वो एक बार देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ। अपने पास जो फॉर्मूला आया जो जे का, वो क्या आया, सिग्मा ई, क्या आ गया, सिग्मा ई। अब जे क्या होता है अपने पास, करंट डेंसिटी अपॉन एरिया, सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। ई क्या होता है, v अपॉन डी, क्या होता है बताओ, v अपॉन डी होता है। यानी कि लेंथ भी अगर मानो कि एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, तो यहाँ पे अपन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अपने पास जो रिलेशन होता है E का वो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन जो लेंथ L है, ये रिलेशन होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहाँ पे इस तरफ मान लो, तो ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया डेल्टा V, और मान लो लेंथ L है, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करके एक लेंथ बना देता हूँ L, सही लिखा है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये इस तरफ आ जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा, इस तरफ आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे लेके जाऊँगा तो आई, नहीं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास डेल्टा V जो हो जाएगा वो हो जाएगा ρL बाय A और मल्टीप्लाई में आई। और यहाँ पे ये टर्म्स जो डिफाइन किया गया है वो अपन इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं R, है ना। तो यहाँ से जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई इंटू आर आता है ना, ये निकल के आता है अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। क्या निकल के आता है, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, समझ में आ गई। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, और इसको अपन बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, ओम्स लॉ बोलते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये था, यहाँ से डेरिवेशन होता है, इसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रो लेवल की सारी अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए बोलते हैं इसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। तो वही है, रो अपने पास आ गया ये फॉर्मूला, है ना। अगर यहाँ पे अब सारी चीज़ें आगे वन बाय वन। अब आता है रेजिस्टिविटी का मेन एक तो मैटर पे डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है अलग अलग करती है ना। और ये ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लिखा
रो एल बाय ए। तो यहाँ से अगर मैं रो लिखूँ तो वो हो जाता है एल ए बाय एल। तो अपन को ये लग रहा है कि ये एल पे डिपेंड कर रहा है और ए के प्रोपोर्शनल है, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि गलत बात है। ठीक है, आपको ये बात कतई नहीं है कि यहाँ पे ये एरिया आके प्रोपोर्शनल है। ये एक प्रॉपर्टी होती है अंदर की, है ना, प्रॉपर्टी होती है जो मैटर पे डिपेंड करती है, ऐसे लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यही बात है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो वेरियस पैरामीटर कौन कौन से, इट इज डज नॉट डिपेंड मेटेरियल डायमेंशन जैसे लेंथ एरिया, इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज वेल मटेरियल। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अपन जानते हैं कि जो आर होता है वो आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो रेजिस्टिविटी का भी यहाँ से निकल के यही आता है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्या निकल के आता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। टेम्परेचर अगर मैं इतना डेल्टा टी चेंज करता हूँ तो जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं। आगे बढ़े तो ये रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मेटेरियल पे डिपेंड करता है। ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ क्या है एरिया क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखा है फॉर कंडक्टर के लिए अपन देखें रेजिस्टेंस, है ना। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से देखो कि अपने पास जो आर आता है रो एल बाय ए, एक तो ये आता है और दूसरा ये अपने पास एक जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये था, है ना, ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज इस विच कॉजेज द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है, आपको पता है वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे तो कोलाइड में जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टाइम अगर कम हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताता हूँ, यहाँ से रिलेट करके बता। ये देखो टाइम कम हो गया, है ना, ध्यान से देखो। टेम्परेचर जैसे मैंने बढ़ाया, यहाँ से देखते हैं अपन रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो है, मैंने आपको बताया था कि ये टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका रीजन बताता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे आगे बता देता हूँ। अपने पास जो रो होता है वो इन्वर्सली 1/टाउ के है। टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये हो जाएगा इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, है ना। रेजिस्टिविटी मेटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर ये चेंज हो गई तो आर की वैल्यू बढ़ जाती है, यही बात है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा सा अलग रहता है ना। सेमीकंडक्टर में ये होता है कि फॉर्मूला देखो, पहले तो फॉर्मूला था अपने पास जो रो है m/n e² ये है, ध्यान से देखना। अब ये ऑब्वियसली इसमें भी टाउ है वो कम हो रहा है ना, टाउ होता है इसमें कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पे क्या होता है होल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है पेयर है वो टूट जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो कंडक्शन बैंड है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी कोवैलेंट के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं कंपेयर टू यहाँ से। जितना ये कम होता है उसके कंपैरिजन में जो एन की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट देखें, है ना, इसका ओवरऑल रिजल्टेंट देखूँ मैं तो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट ये पता चल रहा है कि रो है वो क्या हो जाता है, नीचे वाला बढ़ेगा तो वो घटेगा, बाद में आ गई। तो ये घटेगा तो ऑब्वियसली अपन कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी एक ही बात है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बस फॉर्मूले अलग है। कहने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कंडक्टर के लिए डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ में, और टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और इस सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है करंट भी इंक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर केस में, है ना, बढ़ जाता है। आगे बढ़े, चलो तो अब सवालों की बारी। सवालों में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, यहाँ से करंट जा रहा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्यूब अपन को दिया है, एन की वैल्यू दी है, ठीक है, और द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अपन को क्या दिया है, एन दिया है एक तो, और क्या दिया है, एरिया दिया है, आई दिया है,
और क्या दिया है ना, ये दिया है और इलेक्ट्रॉन का ये दिया है। तो अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछिए, कैपिटल E बाय m इंटू टाउ होता है, एक तो ये होता है और एक अपने पास और फॉर्मूला था I अपॉन एरिया इंटू, बताओ क्या था, ये था अपने पास J इंटू सिग्मा और E था, और E भी अपने पास, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ, V अपॉन L। लेंथ दी है क्या इसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया ही दिया है, और क्या दिया है मैं, अपन को ये पता चला है कि I अपॉन एक जो J की वैल्यू दी है ना, J की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी, और क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूले थे कुछ, देखो यहाँ पे फॉर्मूले मैंने लिखाए थे VD के, वो देख लेते हैं। ये रहे फॉर्मूले की VD के, एक तो ये था अपने पास और ये था, और JVD, N दिया है, E दिया है, J दिया है, यही फार्मूला लगा दो, ठीक है, यही फार्मूला आप लगा दो तो ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा इसका, है ना, ये रहा। तो यहाँ से अपने पास J इजिकल टू NEVD, यहाँ सारी चीज़ें दी है, VD फाइंड कर लो, ठीक है। तो यही है, देख लो फार्मूला। I वो अपने पास J के फॉर्म में मैंने लिख दिया ना, I की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, I इजिकल टू होता है NEVD, ऐसे बस बार बार बोलते रहोगे आपको याद हो जाए NEVD। मेरे को तो अभी तक याद है NEVD अपन ने ऐसे रिकॉल कर करके याद हो गया था सारी चीज़ें। तो इसका आंसर आता है 25। और क्या बोला है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज VD, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन को दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर में कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सर्किट से साथ में, और वो VD दिया है, ठीक है। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेसड बाय अनदर कंडक्टर विद द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, डबल कर दिया अपन ने एरिया ऑफ करेक्शन। अप्लाइड रिमेन सेम, वोल्टेज अपन को सेम करना है, तो बताना है वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये बोला गया है। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने अनदर कंडक्टर सेम मटेरियल सेम लेंथ एरिया वगैरह सारी चीज़ें सेम दी है, तो ये बताना है कि वोल्टेज सेम रखना है। नाउ न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। वैसे इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है, VD पहले तो क्या होता है, E अपॉन M इंटू टाउ होता है, एक तो ये होता है ना। तो इसको पहले एक बार हटाते हैं, अपने पास और भी फॉर्मूले है, वो क्या है, J इजिकल टू है, एक मिनट छोड़ो, I क्या लिखते हैं, I इजिकल टू क्या था, NEAVD, है ना, यही था। और यहाँ से अपन को ये पता चल रहा है कि सेम मटेरियल और डबल क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो A डैश है वो क्या है अपने पास 2 टाइम्स किया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपन को पता है करंट कांस्टेंट है ना, करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ से NE, और एक बार मैं इसको सही से लिखता हूँ, यहाँ से अपन को ये पता चलता है कि जो VD है वो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया की कर देते हैं, है ना, ये कर देते हैं, VD है वो 1 अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर 2 कर दिया तो V/2 हो जाएगा, VD/2 हो जाएगा, जो कि गलत है आंसर। क्यों है गलत वो देखते हैं, है ना, क्यों गलत है वो देखते हैं। तो आप ध्यान से देखना, अपन को पता है कि एरिया सेम किया है ना, एरिया डबल किया है, तो क्या होगा, देखो अपन जानते हैं कि अभी जो करंट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, बताओ, V/R, है ना, V/R। तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिखता हूँ, आप एक बार पेन चेंज करके लिख देते हैं, मैं यही बता देता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ मैं V/R, सही लिखा मैंने, और R की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ ना, एक बार ऐसे लिख देता हूँ A इंटू VD, R की वैल्यू लिखता हूँ, अपने पास हो जाएगा रो L, ऊपर एरिया हो जाएगा इजिकल टू NEAVD, है ना, ये हो जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ से अपने पास ये समझ में आ रहा है कि जो VD है वो क्या आ रही है वैल्यू, V/ρL, और ये नीचे आ जाएगा NE। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, वोल्टेज अप्लाइड सेम रखना है, डेंसिटी एक के लिए सेम होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी, लेंथ सेम बोला है,
और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है पर वॉल्यूम सेम दिए गए। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली। अगर लेंथ की बात करता तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाता, अगर लेंथ को डबल किया होता तो v/2 हो जाता, लेकिन ये किस पे डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ पे एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा। बात में आ गई, बहुत अच्छा सवाल था, तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे, चलो तो कैसे करेंगे, ये अपने पास आता है, देखो यहाँ पे एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है। आगे चलो, ये अपने पास वीडी आता है आंसर। और क्या बोला गया है, देखो कि अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज नंबर इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या करती है, अपने पास जो बताना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी जो निकाली वो देखो एक बार क्या निकाली, अपने फॉर्मूला लिख देते हैं, v/ρl NE है ना, v/ρl NE। तो vd की जो वैल्यू आ रही है v/डेल्टा भी लिख देता हूँ, v/ρl NE, ठीक है। क्या बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, एक तो ये होता है और एक ये भी होता है vd का, e/τ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, डिक्रीज कब होगी, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो इंक्रीज लिखा है, सॉरी डिक्रीज लिखा है, तो ये कहने का मतलब सही है ऑप्शन। अब क्या बोला है, अ डिक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी जस्ट देगा कोई एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल, कर रहा है ये अप्लाइड पे, तो ये अपने पास गलत बोल दिया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, ये सही बोला है, इन्वर्सली बिल्कुल है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कहने का मतलब ये करता है कि ड्रिफ्ट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज करूँगा तो ये होगा, गलत है ना। अपने पास ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे देख लो, ए और डी। ए और डी कौन सा है, ये रहा ये ऑप्शन है ना। तो बस ऐसे ही करना था आपको, तो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखा थी, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर चेंजेस विद द एच टाइम क्यू, और ये अपन को दिया है अल्फा ए बैन जो भी बीटा गामा कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो जब भी मैक्सिमम मिनिमम की मैंने बात की थी तो आपको फंक्शन पहले पता होना चाहिए ना, फंक्शन से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अपन को पता है क्यू क्या दिया है सॉरी, ये हो जाएगा बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब दिया है ना, गामा टी। तो अपन यहाँ से जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो अपन को क्या दे देगा, करंट। तो यहाँ से हो गया अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, सही लिखा है, ये टी आ जाएगा ना, 2t आ जाएगा, सही लिखा। ये अपने पास आ गया करंट, और मिनिमम वैल्यू पूछिए, अपन को पता है कि इसका वापस डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है मुझे, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या निकालना, टाइम निकालना है ना, वैल्यू ऑफ। चलो पहले टाइम निकाल देते हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने पास -2 बीटा प्लस 6 गामा टी। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आ रही है टाइम की यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास 2 बीटा, इधर जाएगा नीचे आएगा, तो बीटा अपॉन 3 गामा ये आ गया। और यही वैल्यू अब कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी टाइम की, तो आपके पास निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया 3 गामा आ गया, और इसको वापस पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन थी, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए इसकी। और क्या बोला है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विथ टेम्परेचर, ठीक है, वेरी विथ टेम्परेचर, द फॉलोइंग कर्व इज रिप्रेजेंट। ये आपको याद ही रखना है कि इसका रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टरली तो डिक्रीज होती है, और वो होती है पैराबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक होती है, ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, चलो ये आंसर है इसका। और क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर इफ द मेल्ट एंड स्ट्रेच इज n टाइम्स।
देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, एक पैटर्न है इसका, तो आपको बस याद रखना है, मैं जो आपको हिंट दे रहा हूँ। अपन को पता है आर इज होता है रो एल बाय ए, ये होता है रो एल बाय ए। अपन को क्या किया गया है कि पहले इनिशियल में ये था, है ना, जिसकी लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था और लेंथ एल थी। अब इन्होंने बोला कि स्ट्रेच करके एन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अब की बार लेंथ एन टाइम्स कर दी, एन इंटू एल। इसका मतलब ये है कि अब की बार जो एरिया है वो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ए डैश। और अगर मैं डायरेक्ट बताऊं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ से जो ए डैश आएगा वो एरिया बाय एन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए इंटू लेंथ वो कांस्टेंट रखना है, तो एन टाइम्स करना है तो एरिया कितना करना पड़ेगा, ए बाय एन, है ना, यही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपने पास ये आता है ना कि एरिया ये हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आर डैश की वैल्यू निकाल लो, है ना, तो वो तो रेजिस्टिविटी है, डिपेंड नहीं करता, है ना, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा, आर हो गया अपने पास एन एल और ये हो जाएगा ए बाय एन। तो यहाँ से जो आर डैश निकल के आ रहा है दैट इज एन स्क्वायर इंटू आर। बात में आ गई, यानी कि एन स्क्वायर आर टाइम्स हो जाएगा ये, बात में आ गई। तो इस टाइप के सवाल है, बस आपको याद रखने, है ना। और इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर देता हूँ मैं, और क्या है देखो ध्यान से, कि अपने पास आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। अपन को पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और बोल रहे हैं कि लेंथ को इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा हूँ कि देखो अपन को पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो अपन को डेटा दिया है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देता, ये एरिया स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से अपने पास ये वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो पता चला आर ए स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर रेडियस बताऊँ तो वो कितनी होगी, आर की पावर 4 की। तो अगर आपको ऐसा कोई बोले कि स्ट्रेच करने के बारे में, अगर रेडियस का डेटा दिया है कि रेडियस अगर आधी हो गया है, दुगनी होगी, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं ना मेल्ट करके। तो ये अपने पास ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है, ठीक है। कब, वॉल्यूम कांस्टेंट पे, ऐसा कोई केस बन रहा है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बन रहा है। अब दूसरा केस ये है, देखो दूसरा केस क्या बनेगा, एक मिनट, इसको ऑप्शन को अपन गायब कर देते हैं, वैसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दूसरा जो केस है अपने पास, वहाँ पे भी वॉल्यूम सेम है, लेकिन आपको डेटा किसका दिया है, लेंथ का दिया है ना, लेंथ का डेटा दिया है, गिवन लेंथ। अपन को कोई लेंथ का डेटा दिया है कि 2 टाइम्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मैं क्या करता हूँ, एल ऊपर एल से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से अपने पास आ गया रो बाय वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को पता चला कि एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये डेटा आपको याद रखना, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलो। तो ये दोनों केस आपको याद रखने, तो जब चेंज करते हैं, बाकी आपको मैंने एन स्क्वायर वाला बता ही दिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द कॉपर वायर, 2023 का सवाल है, जनवरी 10, स्ट्रेच इंक्रीज इट्स लेंथ 20%, तो परसेंटेज चेंज इन वायर, है ना, परसेंटेज। तो ध्यान से देखो, है ना, क्या बोला, स्ट्रेच करके, है ना। तो सिंपल है कि जो एल डैश होगी वो क्या होगी, एल प्लस 20% ऑफ एल, तो एल डैश होगी अपने पास ये एल प्लस 0.2 एल, सही लिखा मैंने, हाँ 0.2 एल, तो ये होगी अपना 1.2 एल, ये एल डैश आ गई, यानी कितने हो गई, एल डैश होगी अपने पास एन एल, तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.2, है ना, 1.2 आ गई। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, तो अपने पास ये हो गया 1.2 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर डैश तो यही होगा। और परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देख लो आप, ये हो जाएगा अपने पास आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ये अपने पास परसेंटेज चेंज आ गया, बताओ सही लिखा है, हाँ। तो ये हो जाएगा आर डैश की वैल्यू अपने पास है, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, बताओ, आर ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, सही लिखा है ना, 144 माइनस हो जाएगा 144 आर माइनस आर अपॉन आर, है ना। तो ये 44% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44%। बात समझ आ गई,
कितना आ रहा है 44%। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जितना लेंथ, जितना ये परसेंटेज कम होगा, है ना, जैसे मान लो 2%, 3%, 5%, तो आपको एग्जैक्ट इसका कितना होगा 2 टाइम्स। आप देखो यहाँ पे लग रहा है ये लगभग 2 टाइम्स है ना, 20 का 44 मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना ये कम होगी वैल्यू, है ना, हेल्थ में जो परसेंटेज चेंज है जितनी ये कम होगी, तो जो आर में परसेंटेज चेंज आएगी वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आएगी। बात में आ गई क्या? वो ऑलमोस्ट कितनी आएगी? 2 टाइम्स आएगी। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे 20 की जगह आपको दे दिया होता 2%, तो आपका जो आर आता है वो कितना होता है? फिर 4% आएगा। कितना था? 4% आ जाता। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो क्या बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ओम स्ट्रेच बाय 5 टाइम्स ओरिजिनल। ये तो अपन को भी पता है कि 125 हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम दिया है ना, हाँ 5 ओम दिया है, और ये हो जाएगा 25, तो 25 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये नहीं, ठीक है, तो ये देख लो आप 120। ये ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल इजी, बस आपको मैंने जो मेन कंसेप्ट है वो बता दिए। अब देखो लेंथ में अब की बार कितना स्ट्रेच किया है? 0.4, बहुत कम है ये तो। और मैंने बताया कि जितना कम होगा उसका जो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। कितना होगा? 2 टाइम्स। तो मुझे आप ये बताओ, देख के बताओ कि कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना होगा बताओ? ये होगा अपने पास ऑब्वियसली डायरेक्ट सी ऑप्शन, है ना। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। तो ये आंसर आ गया। अब आते हैं अपन किरचॉफ्स लॉ पे, है ना। आगे बढ़ें, किरचॉफ्स लॉ। तो पहले तो इन्होंने 2 लॉ दिए थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ है वो अपने पास किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? वो चार्ज कंजर्वेशन पे, और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना। ये तो देखो ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी नोड, इसको बोलते हैं अपन नोड बोलते हैं जहाँ पे जंक्शन है ना। तो किसी नोड पे जितने करंट आ रहे हैं, सिंपल है, जितने करंट आ रहे हैं उतने करंट जा रहे हैं। जो सम ऑफ ऑल करंट जो यहाँ पे आ रहे हैं इक्वल टू सम ऑफ करंट, है ना। जैसे कि यहाँ पे कितने करंट आ रहे हैं इस जंक्शन पे? I1 I2 I3, तो यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू जितने करंट जा रहे हैं I5 प्लस I6, 4 है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, I4 प्लस I5 ये है। और दूसरा ये है कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है वो 0 होता है। एल्जेब्रिक सम करना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे सब करंट 1 प्लस I2 प्लस I3, और जो यहाँ पे एल्जेब्रिक कहने का मतलब जो जा रहे हैं यहाँ से इसको नेगेटिव लेंगे, I4 प्लस I5 इजिकल टू 0, है ना। ये लिख सकते हैं अपन इसको, बात समझ में आ गई? I4, लेकिन यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस। तो बात वही है कि यहाँ पे आप इसको लिखोगे, दोनों को इस तरफ लेके आओगे तो बात तो वही बनेगी ना। तो कहने का मतलब जितने करंट आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, ठीक है, जितना सर चार्ज आया उतना गया होगा। तो यहाँ पे वही है चार्ज कंजर्वेशन। अब आते हैं अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपको एक लूप मानना पड़ता है, किरचॉफ, है ना, लूप, ठीक है। और वो लूप कैसे मानने पड़ते हैं, और वो अपन पोटेंशियल कहाँ पे पॉजिटिव लिखना है, कहाँ पे नेगेटिव लिखना है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इसको एक बार स्किप करते हैं, अपन अपनी मर्ज़ी से करते हैं। चलो तो ध्यान से देखो, अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस तरफ अपन लूप मान रहे हैं ना, यहाँ पे मैं नोट करके कुछ दिखा रहा हूँ कि जैसे मान लो लूप की डायरेक्शन है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे अपन, है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखेंगे इसको, ये जो V होगा उसको अपन को क्या लिखना है? पॉजिटिव से नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नेगेटिव। लूप की डायरेक्शन को बता रहा हूँ। और दूसरा केस ये है, दूसरा केस क्या है बताओ? दूसरा केस ये है कि जस्ट ये ऑपोजिट जा रहे हैं और ये है माइनस प्लस का। तो अपन को पता है कि लूप की डायरेक्शन यहाँ पे है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो V हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जो V हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? V अपन को लेना है पॉजिटिव,
जब पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो इसको वी पॉजिटिव। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जब लूप के अंदर अपन लिखते हैं। सेकेंड ये हो जाएगा, सेकेंड क्या है कि जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है ना, मान लो कोई अपने पास रेजिस्टेंस है, कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये भी अपने पास एक रेजिस्टेंस, दोनों केस बताऊंगा। ये अपने पास आर है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट आर है और यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, बात समझना। और इन दोनों में जो लूप है, डायरेक्शन ऑफ लूप, इसमें इस तरफ है और इसमें इस तरफ है ना, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। तो आपको मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप पोटेंशियल लिखोगे है ना, यहाँ पे जो V लिखोगे दैट इज IR, जो IR लिखोगे वो क्या लिखोगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको पॉजिटिव लिखना है ना। मैं यहाँ पे एक बार मिटा के आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे जो V लिखोगे वो पॉजिटिव IR करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लूप की डायरेक्शन में ही आप जा रहे हो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा और वो आप लिखोगे -IR। बस यही 4 जो मैंने रूल बताए आपको ये गांठ बांध के याद रख लेने है ना। ये लूप के लिए है, जो आपको बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मान है, क्या मान है। तो ये अब लूप कितने मान है, जैसे कि ये इसकी बात करता हूँ मैं है ना, इसकी बात करूँ, इसमें कितने लूप है, आप कितने मान सकते हो, कितने मान सकते हो मुझे ये बताओ। ये लूप में आप देखो कोई मान रहा होगा 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8, कितने भी मान सकता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ लूप के लिए कंडीशन ये होती है, मैक्सिमम लूप कितने मान सकते हैं, कि ऐसा लूप अपन कंसीडर कर सकते हैं जिसमें मिनिमम एक इक्विपमेंट अनयूज्ड हो। अनयूज मतलब पहले अपन ने कोई लूप मान लिया, उसमें यूज़ कर लिया, अब नहीं होना चाहिए। भले जैसे मान लो ये है, ये 2 बार हो सकता है, लेकिन एक लूप में मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है कितने, मिनिमम एक इक्विपमेंट कितना क्या होना चाहिए, अनयूज्ड, पहले किसी लूप में नहीं माना होना चाहिए, वही अपने पास नया लूप होगा। बात समझ में आ गई। तो यही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लूप कितने बन सकते हैं, देखो यहाँ पे ये मान सकता हूँ मैं, देखो एक तो मैंने ये मान लिया, तो इसमें इक्विपमेंट ये आ गए, ये मान लिया मैंने। आप लूप कहीं पे भी मानो, ठीक है, लूप कहीं एंटी क्लॉकवाइज कैसी मानो, कोई दिक्कत नहीं, ये मान लिया। अब मुझे बताओ ये भी लूप हो सकता है क्या, है ना। ये तो वैसे नोड है ना, ये 2 नोड है, 3 अपने पास है और जंक्शन इसको बोलते हैं नोड्स। अब क्या मैं ये मान सकता हूँ क्या लूप, बताओ। ये जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ मान सकता हूँ क्या, बताओ। नहीं मान सकता। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस लूप में ये वाले सारे इक्विपमेंट आ गए, इसमें यहाँ आ गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, इस लूप की इस लूप की, तो यहाँ पे ये 2 बार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम तो ये है, इसके पास एक तो है कम से कम, लेकिन यहाँ पे तो अनयूज 3 थे, है ना, ये बात। तो ये अपन नहीं मान सकते है ना, ये वाला लूप अपन नहीं मान सकते। आपको दिमाग में याद रख लेना, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि यूनिक लूप आप कब मान सकते हो, जब मिनिमम एक इक्विपमेंट, चाहे वो वोल्टेज वाला हो, आर वाला हो, एक इक्विपमेंट अनयूज्ड होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए, है ना, यूज नहीं पहले हुआ होना चाहिए किसी भी लूप में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ कितने लूप हैं, 1 2 3 मान सकते हैं, पास में आ गई, 1 2 3 मान सकते हैं। और अगर मान लो इनको मान लिया पहले, तो अपन एक ये मान सकते हैं, है ना, ये वाली बात मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ ने ये बोला था कि किसी भी एक लूप के अंदर, कोई भी आप लूप मान रहे हो, उसके ऊपर जो नेट पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एक लूप फॉर एनी लूप जो V होता है नेट, वो 0 होता है। ऐसा क्यों होता है कि कहीं इक्विपमेंट में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, कहीं पे डिक्रीज होता है, किसी के कारण, एनर्जी कंजर्वेशन के कारण, है ना। तो ये यहाँ पे वही है। तो ये मैंने आपको रूल बता दिए, आप इनको नोट करके लिख लेना ना। ये आपके पास जो पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये अपने पास है 3रा पॉइंट, और ये है 4th पॉइंट, है ना। तो ये था अपने पास। आगे बढ़े तो इन सर्किट गिवन अपन को ये बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। देखो तो ध्यान से, ये अपने पास एग्जांपल है, कैसे करना है मुझे, किसके बीच में देखना है, ए और बी के बीच में, यानी कि वी ए माइनस वी बताना है। ये पूछा है
तो ध्यान से देखो, लिखने का तरीका कैसा है मैं बता देता हूँ। पहले तो पोटेंशियल वी ए का लिख दिया है ना, फिर यहाँ से आ जा रहा करंट जा रहा है, और ध्यान से देखो मैंने लूप इस तरफ माना है ना, कहीं पे भी मान सकते हो आप, लूप इस तरफ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से देखो लूप इधर है, करंट भी इधर है, पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूंगा 2 × 2, सही है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लूप भी इधर है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा -3, और यहाँ पे भी करंट वही जा रहा है 2 एम्पियर, लूप की डायरेक्शन में माइनस का आ जाएगा 2 × 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल है। डिक्रीज हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, वी हो गया है ना, यही तो डिक्रीज होगा वी के अंदर से, तो यहाँ से VA माइनस VB, और इसको 4 3 माइनस के 7 -7 माइनस के 9 यानी कि 9 आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 9 आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, तो ऐसे करना है ना इस टाइप के सवालों को। अब क्या बोला गया, I1 + I3/I2 है ना, I1 ये रहा, I2 ये, और I3 कहाँ दिया है, आई थिंक I3 यहाँ पे होगा है ना, I3 यहाँ पे होगा, ये रहा I3 अपन को दिया गया है, ठीक है, ये रहा I3। इन दिनों का अपन को रेशो पूछना है ना, I1 + I3 का, और अपन I2 के साथ रेशो पूछा गया, बस ये मतलब कहने का मतलब I1 I2 I3 निकालना। कैसे निकालेंगे बताओ, तो देखो ध्यान से, अपने पास पैरेलल में है, और लूप मान के कर सकते हैं, एक तो अपन पैरेलल सीरीज पैरेलल लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, कि यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल मानता हूँ, यहाँ पे मैं 10 पोटेंशियल मानता हूँ, यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है ना, क्योंकि वायर ये सिंगल वायर के कारण पोटेंशियल सेम रहता है ना ये। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10 है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ पे 20 है तो कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे -10 मानना पड़ेगा कि नहीं, तो अभी आपको लगेगा ना ये 10 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे -10, यहाँ पे भी -10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में अपन को पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे I1 कितना जाएगा, I1 जो होगा वो अपने पास होगा ΔV/R, डेल्टा V कितना है 10, R कितना है 10, 1 एम्पियर, और सिमिलर यहाँ पे भी 1 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर दोनों की, ये I1 आ गया, ये अपने पास I2 आ गया है ना, I1 I2 दोनों आ गए। I3 कैसे निकालेंगे, I3 अपन को पता है कि ये कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे -10, ये 10 0 पोटेंशियल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर आ जाएगा, तो बस सिंपल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो I3 आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 10/10 यानी कि 1 एम्पियर, तो 2/1 आ जाएगा ना, 2 ऊपर आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 2। सिंपल है, सब आ रहे हैं अपने पास 1 एम्पियर। तो ये ऐसे आते हैं, बस आपको मानने होते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो और क्या बोला है, 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का है कि सोने पार्ट ऑफ अपना इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉइंट A B C और 3 वोल्ट 12 वोल्ट ये 2 वोल्ट और सर्किट थ्रू द 20 एम्पियर है ना, 20 ओम्स रेजिस्टेंस दिया है, ये अपन को दिया है। तो अपन को बस यहाँ के पोटेंशियल बताना है। क्या बोला गया है, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल नहीं बोला गया, अपन को करंट बोला गया है, करंट थ्रू द 20। अच्छा यहाँ पे अपन को करंट बोली पूछ गई है, ये अपन को निकालना है ना, ये अपन को निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि अगर यहाँ का मुझे जंक्शन का पोटेंशियल आ जाए है ना, अगर यहाँ का मुझे पोटेंशियल मिल जाए इस जंक्शन का, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे करंट निकाल सकूँगा है ना। तो जंक्शन के लिए आपको याद रखना है कि जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस करंट, यहाँ से देखो पहले तो आप देखो यहाँ पे KCL लगाते हैं, करंट किरचॉफ लॉ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मान लो कि I1 करंट जा रहा है वो किस में डिवाइड हो गया, I2 और I3 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं I1 = I2 + I3, सही है। I1 I2 I3 मैंने लिख दिए। I1 क्या लिखूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल VA माइनस V जंक्शन का अपॉन 10 = I2 का लिखूँगा, बताओ ये अपन लिखेंगे V
जे माइनस बी, है ना, वी जे माइनस वी बी अपॉन 20 प्लस वी जे माइनस वी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास वी जे की वैल्यू आ जाएगी। वी आ गया तो बस यहाँ से आप निकल लोगे, है ना, मतलब यही तो अपन को निकालना है I2, वी जे तो आ जाएगा, इस इक्वेशन में वी जे आ जाएगा, वी जे पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालना होता है, बस ऐसे ही निकालना होता है, ठीक है। तो यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सिंपल ईजी मेथड से। और अब आते हैं अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, है ना। क्या कैसे करेंगे, देखो कि अगर अपन को पता है कि सीरीज में है तो यहाँ पे जो करंट होता है वो सेम रखना होता है ना। सीरीज में हमेशा याद रखना जो करंट होता है वो सेम होता है। ऑपोजिटली यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो यहाँ से निकलेगा, बैटरी का एक ही रूल है, जितना करंट दे रही है उतना करंट उसको चाहिए होता है ना। तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, जितने चार्ज फ्लो हुए यहाँ से वापस आएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है आई वो इसी रेजिस्टेंस से जाएगा और वो भी इसी रेजिस्टेंस से जाएगा, है ना, करंट सेम है। तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है इसमें V1, V2 और V3। तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो V दिया वो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा अपने पास I इंटू आर इक्विलेंट I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यहाँ से I कॉमन ले लोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो I R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली ऐड कर देते हैं ना, ये आपको पता है, ये बस यही कहना चाह रहा था। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल होता है वो कैसे निकालना, कि तीनों के अंदर पोटेंशियल लिखना है। तो मान लो दो सर्किट है ना, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो V1 लिखना है, मैं यहाँ पे हिंट बता देता हूँ, पेज ऐड कर देते हैं कि मान लो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल V है, यहाँ पे V1 है, V2 है, R2 है, R1 है ना। तो अगर मुझे V1 लिखना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, वो होता है अपने पास R1 अपॉन R1 प्लस R2, और टोटल कितना आ रहा है, टोटल का इतना टाइम्स होता है R1 अपॉन R1, ये R1 पे डिपेंड करता है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, है ना, ये होता है। और V2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, दोनों कितना वोल्टेज आ रहा है ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और क्या लिखा है कि एन अगर आइडेंटिकल है तो अपने पास जो हो जाता है सीरीज़ में वो एन टाइम्स हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज़ में जो कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आता है, यानी कि ग्रेटेस्ट कहने का मतलब ये है कि जितने भी उसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, उनका रेजिस्टेंस जितना सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आता है। बात समझ रहे हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 6, 8, 10 ओम है, तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है ना, तो इसमें ग्रेटेस्ट ये है। तो अगर मैं इसमें आर इक्विवेलेंट लिखता हूँ तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने बनेंगे, ये अपने पास 24 बनेंगे, है ना। तो आप देखो ज़्यादा, जितना ज़्यादा था उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये सीरीज में होता है। और पैरेलल में सारी चीज़ें उल्टी होती है, देखो यहाँ पे V1 V2 मैंने बता दिया, आर इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें आई सेम होता है। अब आते पैरेलल में, पैरेलल में भी वही है, यहाँ पे पोटेंशियल रैम होता है, करंट अलग अलग हो जाता है ना। यहाँ पे पोटेंशियल V और V रहता है सब में, बस यहाँ पे जो करंट आई जा रहा था इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाता है। और ये भी अपन निकाल सकते हैं कितना डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये निकल के आता है ना, ये निकल के आता है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो दो रजिस्टर्स के लिए तो वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस। कभी भी आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए ना, फॉर 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर के लिए कितना होता है डायरेक्ट आप लिखना होता है ना। ऐसे ये ट्रिक होती है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो ना सॉल्व। तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट क्यों अपन रजिस्टर लेके सॉल्व करें, ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए डायरेक्ट, है ना, तो जिससे आपके जो आंसर आते हैं वो फटाफट आते हैं। अब ये बात है, अगर मुझे मान लो 2 सर्किट है ना, 2 सर्किट है, सर्किट थोड़ा सा कैजुअल बन गया, ये अपने पास 2 सर्किट है और इनको पोटेंशियल से जोड़ा गया है। यहाँ पे करंट आई आ रहा है, यहाँ पे अपने पास करंट I2 है, I1 है और ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ पे जो अपने पास I1 निकल के आता है
वो इन्वर्स इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ये ज़्यादा, ठीक है, उतना I1 ज़्यादा होगा, यानी कि R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। जो I का आ रहा है उतना पार्ट ये निकल जाता है, और I2 निकल के आता है R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये आ जाता है I, ठीक है, ये निकल के आता है। बात समझ आ गई क्या? तो ये आता है अपने पास। तो आप सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे वही लिखा है कि अगर n है तो वो R/n हो जाते हैं, और सबसे कम है इसमें ये होता है कि जितना सबसे कम है उससे भी कम आता है। कैसे? जैसे मान लो एक 2 है और एक अपने पास 3, ऐसे मान लो 6 है। तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ R इक्विवेलेंट तो कितना आएगा? 2 × 6, 2 + 6, तो कितना हो गया ये बताओ? ये कितना हो गया अपने पास? 3 मान लेते हैं ना, एक 3 मान लेते हैं, तो ये 3, तो ये अपने पास हो गया 6, 3 × 6/9, 3, और ये 2 आ गया, 2 आ गया। तो आप देखो ध्यान से, मिनिमम कितना है इसमें? 3 है, उससे भी कम आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर पैरेलल में कराते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो और डिक्रीज हो जाता है ना। तो पैरेलल कभी भी आपको कभी जोड़ने हो तो आप पैरेलल में जोड़ना, ताकि इसमें करंट अच्छे से फ्लो हो सके। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ना, कॉम्बिनेशन का पूरा ये है। बस ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम्पल दूँ तो यही मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। बस यहाँ पे इन्वर्स है, 2 है तो 1 लेना पड़ेगा, और ये अपन ने पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अब सवालों पे आते हैं। सवाल क्या बोलते हैं? 10 रजिस्टर्स each of resistance 10 ohm can be connected in such get maximum and minimum equivalent resistance, है ना। और ये क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द R मैक्सिमम एंड मिनिमम। अपन को R मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा गया है, यही तो पूछा गया, R मैक्सिमम और मिनिमम का। तो कैसे देखो, मैक्सिमम आपको पता है कि सीरीज में और n थे, है ना, तो अपन को पता है n R हो जाएगा और ये R/n हो जाता है, तो n² ये हो जाता है रेशियो मैक्सिमम मिनिमम का। बस 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10 का स्क्वायर 100, है ना। तो यही आपके पास आंसर आता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, 100 निकल के आता है। आगे बढ़े, चलो। और क्या बोला गया है कि गिवन सर्किट ए इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द एम फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ मिनिमम विल भी, ये दिया है ना। तो एक्स की वैल्यू बतानी है अपन को, बताना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी एम की वैल्यू के लिए। तो पहले तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, और इक्विवेलेंट निकालो, फिर क्या करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी रिस्पेक्ट में क्या करो, 0 करो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया। पहले तो इसका देखो, ये कितना हो गया अपने पास, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ma/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ma/2। सही लिखा है मैंने, ma/2 ma/3 आ गया। और इन दोनों सीरीज में है तो ये अपने पास ऐड हो जाएंगे ma 1/3 + 1/2, तो ये अपने पास आ गया 6 और 5, तो 5/6 m × a, यही तो आया है ना। और यही अपन को R इक्विवेलेंट बोला गया है, सही लिखा है मैंने, बताओ 3/2 m। और बताना है कि R की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, हैं। तो बस यहाँ से क्या करो, R dr/dm 0 कर दो, तो m के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा। वैसे अपन को निकालना क्या है, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा, यहाँ पे m ही नहीं होगा, मैंने पहले तो देखने में गड़बड़ी होगी, है ना। पहले तो एक बार क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था, सही से सॉल्व कर, मैं तभी सोच गया कैसे हो गया। देखो ध्यान से, अपन को a/m दिया और एक m दिया, तो अपन को पता है इसका तो हो जाएगा ma/3, इसका क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा a/2m हो जाएगा। हाँ, अब सही लिखा मैंने। तो अब इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट हो गया ma/3 और ये हो जाएगा a/2m। अब इसको कुछ और नहीं करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें में 0 करोगे तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो वही आपको बोला गया, विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी, तो m की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है, यहाँ से dr/n करोगे तो
यहाँ से m की वैल्यू 3/√3 तो 3 आ जाता है ना, सॉल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा। बस यही। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो जिसमें आपको दिया होता है सिंगल वायर। तो सिंगल वायर दिया होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल है। सिंगल वायर के केस में आपको ये करना होता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट मान सकते हो। क्या मान सकते हो वहाँ पे? शॉर्ट सर्किट, है ना, वहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट मान सकते हो। तो शॉर्ट सर्किट मानोगे तो देखो क्या होता है कि जब भी जैसे कि मान लो ये और इसको मैंने वायर से कनेक्ट किया, तो अब जो भी करंट है ना, जो भी यहाँ पे करंट आई जा रहा था अब पूरा का पूरा यहाँ से जाएगा, यानी कि इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका पोटेंशियल सेम हो गया। अब इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया इनके बीच में। तो यही है, जैसे यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, जैसे यहाँ पे वायर ये लगा दिया, अब आपको पता है करंट यहाँ से आ रहा होगा, है ना, करंट यहाँ से आ रहा होगा, क्या यहाँ से और यहाँ से जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो यानी पूरा करंट यहाँ से होकर यहाँ चला जाएगा। तो अपने पास जो नया सर्किट बनेगा इसका क्या बनेगा, ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 3 वाला है और सीधा वायर ये हो जाएगा। तो 3 सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 है और ये अपने पास हो गया 2 और 6। बस ये आर इक्विवेलेंट लिख दो। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में 2 2 1 हो गया, 1 सीरीज में 1 9 और 10 हो गया ना। आर इक्विवेलेंट इसके किसी में आ गया 10। तो बस यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास निकल के आ रहा है 10। इस टाइप के सवाल आते हैं, है ना। तो बस शॉर्ट सर्किट माना है। अब ये कैसे करेंगे, आपको क्या पूछा है कि R2 है ना, R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है। R2 कहाँ गया, ये रहा R2, यहाँ से अपन को करंट निकालना है I की वैल्यू। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप R इक्वल निकाल देना, है ना। ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। क्या करना, R इक्वल निकालो। R इक्वल कैसे निकालेंगे पहले तो वो देखेंगे, फिर अपन को करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना दोनों के लिए, जैसे अपन ने फॉर्मूले लिखे थे। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर देते हैं, R इक्वल निकालते हैं। ये आपस में क्या है बताओ, ये आपस में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, तो 4 और 6, और 6 ये जो अपने पास नेट निकल के आ रहा है, ये 6 पैरेलल में, और पैरेलल में जब इक्वल होते हैं तो आधा हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 3। ये अपने पास कितना निकल के आया, ये अपने पास निकल के आया 3 ओम, है ना। ये 3 ओम ये किसके साथ में, सीरीज में, और 3 और 3 ओम कितने हो गए, 6 ओम हो गए। तो यानी कि यहाँ से ये वाला चीज़ अपने पास कितनी आ गई, ये आ गई 6 ओम, और ये 6 ओम इसके साथ में कितना है 3, और पैरेलल में है ना, 3 के साथ पैरेलल में। तो ये जो नेट निकल के आया, ये जो यहाँ से नेट निकल के आया, इसका मैं देखो कुछ चीज़ें होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ती है कि अगर मान लो पैरेलल में 3 और 6 है, जैसे अपन ने लास्ट एग्जांपल दिया था ना, वहाँ पे आपको जो नेट रिजल्टेंट आता है वो 2 आया था ना। तो ये अपने पास है 2 ओम, यहाँ तक 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम इसके साथ में कितना है सीरीज में ये 4 ओम हो गया, 4 ये 4 में पैरेलल में, तो टोटल कितना निकल के आ गया बताओ। ये जो यहाँ से ये 4 और 4 पैरेलल में तो 2 ओम आ गया। तो अपन को ये पता चल जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो तो आ गया 2 ओम, है ना। आर इक्विवेलेंट अपने पास आ गया 2 ओम निकल के। अब आर इक्विवेलेंट तो अपन करंट निकाल सकते हैं, तो जो आई हो जाएगा वो 8/2 यानी कि 4 एम्पियर। क्या आ रहा है 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर को आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो हर जगह। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ध्यान से देखना कैसे कैसे करना है। अपन कलर चेंज कर ले। यहाँ से कितना जा रहा है, ये जा रहा है अपने पास 4 एम्पियर, है ना। ये 4 एम्पियर आधे आधे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम था, यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 था, तो ये आ गया अपने पास 2 एम्पियर और ये भी आ गया 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर जा रहा है। अब ध्यान से देखो ये अपने पास नेट कितना 6 है और ये 3 है, दोनों पैरेलल में। यहाँ पे जो करंट जा रहा है 2 एम्पियर, ये 2 भागों में डिवाइड होगा, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे जो 2 एम्पियर ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस ये 6 है, ये 2 है। तो कैसे लिखेंगे अगर मुझे यहाँ का लिखना है ना, यहाँ का करंट लिखना है, वैसे तो मेरे को कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ का करंट लिखना है, तो कैसे लिखूँगा देखो बताओ। ये करंट मैं लिख दूँगा, ये अपने पास जो इसका करंट आएगा मैं यही लिख देता हूँ, आप समझते रहना साथ में। यहाँ वाला करंट लिख रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, इसके साथ जो पैरेलल में इसके पास है ये वाला, तो ये हो जाएगा आई जो लिखना है वो 6/,
कितना है 6 + 3 इंटू कितना आ रहा है अपने पास करंट 2 एम्पियर। तो ये अपने पास हो गया 6/9 इंटू 2, तो ये हो गया 2 3, यानी कि 4/3 आ रहा है ना। आई कितना आ रहा है 4/3, और ये अपने पास हो जाएगा 3/9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 3, यानी 3/2 आ रहा है, सॉरी 2/3 आ रहा है ना। ये अपने पास आ रहा है यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 4/3 जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है वो 2/3 जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? ये अब ये 2/3 यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, और 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो ये 6 है और ये 6 है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1/3। ये है कैलकुलेशन। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे जेईई मेंस में स्पीड रखनी पड़ती है चीज़ों के ना। जैसे मैं ये लिखे ना डायरेक्ट रेजिस्टेंस R इक्वल निकाला, ये शॉर्ट ट्रिक से होता है। सवाल अच्छा था, मार्क्स भी आप निकाल सकते हो, आंसर ईजी है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड में करना चाहिए सवाल। नहीं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, है ना। तो केयरफुली और स्पीड में होना चाहिए सवाल। बस यहाँ पे वही किया अपने पास, आंसर निकल के आया 1/3, है ना। केयरफुली करना होता है ऐसे सवालों को। अब देखो ये अपन को लग तो रहा है सीरीज़ में, है ना, सीरीज़ में लग रहा है ना, लेकिन ये सीरीज़ में नहीं है, ये है अपने पास पैरेलल में। तो कैसे? देखो जब भी आपको इस टाइप के सवाल ऐसे आते हैं कॉम्बिनेशन वाले बड़े बड़े, आपको नंबरिंग करना सिखाता हूँ, है ना। नंबरिंग कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपन यहाँ से और ये यहाँ से कनेक्टेड है, अपन को इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है ना, यही बोला गया। चलो तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ये की मैंने कि यहाँ पे जो नंबर दिया वो तो अपन को पता है 1 दे दिया, ठीक है, ये तो सेम ही है नंबर 1। ये नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 दे दिया और नंबर 4 दे दिया, है ना। ये एक ही है ना, ये एक ही एक्चुअल में। तो आप ध्यान से देखो जिसके नंबर सेम आ रहे हैं अलग अलग, देखो 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है, तो साथ में लिख दो। ये साथ में लिख दिया मैंने, है ना, ध्यान से लिखना। 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है। अब 4 और 2 का पोटेंशियल सेम है, 4 और 2 का पोटेंशियल सेम है। बात समझ में आ रही है? तो अब बस जितने भी रजिस्टर्स अपन ने लिखे नंबरिंग की अलग अलग की, और अब क्या करना है, इनको मिलाना है। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर है, 1 यहाँ पे है, एक 2 के बीच में रेजिस्टेंस है, और ये अपन को दिया है 20 दिया है, और 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, जो कि अपन को 20 किलो ओम दिया है ना। और क्या दिया है, और है अपने पास 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 ये। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो सीरीज में लग रहे थे वो अपन को किस में लग रहे हैं, पैरेलल में। बस यहाँ से सॉल्व करना है, पैरेलल में आप निकाल लेना आंसर। तो नंबरिंग करोगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा। ये एक्चुअल में तीनों पैरेलल में है जो कि इन्होंने सॉल्व किया। आगे बढ़े। अब आता है अपने पास एक स्पेशल केस जिसको बोलते हैं अपन व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बैलेंस के केस में ये जो आपको बीच में दिखता है इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में जब आपको ये पता होता है कि इनका जो रेशियो है R1 R2 का जो रेशियो R3/R4 के जो रेशियो के इक्वल हो जाए, तो आप R जो 5 दिख रहा है रिमूव, है ना, यहाँ पे कोई करंट 0 होता है, I जो है वो इसमें 0 होगा, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये वही सारी चीज़ें लिखी गई है। बैलेंस इसको बोलते हैं, और अनबैलेंस होता है ना, जो बैलेंस नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो अनबैलेंस के केस में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक इन द सेंस ये कि यहाँ पे R1 और R2 है, तो यहाँ पे R2/R1 है ना। ये सवाल आया हुआ है एडवांस के ऊपर। तो इसका सिंपल, जैसे मैंने कैपेसिटेंस में आपको बताया था, कैपेसिटर वाला अपन ने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे C1 और C2 के केस में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे सिमिलर यही है कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है 2R1R2 प्लस R1R3, और ये यानी कि इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ, तीनों का पेयर बन गया। अब यहाँ पे जो 2 आगे लिखा है वो किसके पेयर के आगे लिखा है, 1 और 2 के। 3 को छोड़ दिया अपन ने, 1 और 2 के पेयर के आगे ये लिखा हुआ है। तो नीचे क्या करना है आपको, 3 का जो अपन ने रेजिस्टेंस लिखा उसके आगे आप 2 लगा दो। ये ट्रिक है,
सिंपल याद करने की आपको ट्रिक दी हुई है ना, बस ये करना है। तो यहाँ से 2R1 R2 R1 ये जो अपने फॉर्मूला है आर इक्वल डायरेक्ट सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक इन से R1 R2 तो R2 अपन R1, तो यहाँ पे आप ये सारा फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, लेकिन अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक प्रकार से आपको दिख रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। क्यों? क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही होगा ही नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बस आप रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हो। और बस ये आपस में क्या बन गए, सीरीज में, ये सीरीज में और आपस में पैरेलल में, सॉल्व कर दो, है ना, आंसर निकल कर। इस टाइप के केस आते हैं सवाल बहुत सारे। तो इस टाइप के कैसे करने होता है, आप सिमेट्री देखो, एस वालों में सिमेट्री भी दे देते हैं। तो एस वालों को करना कैसे होता है वो मैं बता दूँ। देखो ध्यान से, पहले तो मुझे बताओ सिमेट्रिक लाइन कौन सी है। ये है सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन देख लिया आपने। सिमेट्रिक लाइन पे जहाँ पे जंक्शन बन रहा है उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। क्यों करते हैं वो देखो, आपको पता है कि यहाँ से जहाँ मान लो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा I1 और I2 में, ध्यान से देखना, यहाँ पे I1 I2 में जा रहा होगा, और ये I1 अब दो भागों में बढ़ गया, मान लो I3 और I4 में। तो मान लो कि एक मिरर है, जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे करंट आ रहा है उतना जाएगा, तो यहाँ पे I3 है, तो यहाँ पे है अपने पास I3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे I कितना आना चाहिए, अगर यहाँ पे नेट निकालना है तो मुझे यहाँ पे I4 ही आना चाहिए ना। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से करंट डायरेक्ट यहीं गया है, इसी सर्किट में नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस पॉइंट को अपन यहाँ से हटा सकते हैं, है ना, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव, है ना। इस पॉइंट को अपन ने तोड़ के अलग कर दिया और यहाँ से करंट फ्लो होने लगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से I2 गया तो I2 यहाँ से निकलना चाहिए, और ये अपन को वापस मिलके क्या दे देगा, I1 दे देगा। तो यही है सिमेट्री, है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बस आपको इस टाइप के सवालों में ऐसे करना है। तो यहाँ से ये जंक्शन टूट गया, अब देखो करंट यहाँ से, ये आपस में दोनों में सीरीज बन गए, 2R ये इसके साथ पैरेलल में बन गया, वापस यहाँ से करंट, फिर सॉल्व कर देना, ईजी हो गया, है ना। तो इस टाइप के सवालों को आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़े, चलो, ये अपने पास आंसर निकल के आता है। और इस टाइप के जो एक फॉर्मूला बेस होते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है ना। ये जो कई बार अगर आपको पूछ भी लेंगे तो कैसे पूछेंगे, ये क्यूब के ही पूछेंगे, बाकी एडवांस लेवल का पूछेंगे नहीं आपको जेईई मेंस में। तो क्या बोला है कि अगर अपने पास एक डायगोनल है ना, अपने पास बॉडी डायगोनल क्या होता है कि एक अपने पास ये जो कोना है, इसके ऊपर वाला जो फेस होता है, इसका एक कोना जस्ट सामने वाला लेकिन दूर वाला कोना, है ना, जिसकी लेंथ अपन जानते हैं शायद √3L जो भी होती है। ये क्यूब का जो आमने सामने से उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वो होता है अपने पास 5R/6। ये अपने पास कौन सा होता है, ये अपने पास होता है बॉडी डायगोनल का, है ना, बॉडी डायगोनल का 5R/6 होता है। और अगर अपने पास एज की बात करो, यानी कि दो एज के बीच में जो होता है ना, आर इक्विवेलेंट एज की बात करो तो वो 7R/12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। और अगर मैं फेस डायगोनल मतलब जैसे कि एक फेस है ना, मान लो कि ये अपने पास एक फेस है इस क्यूब का, उसका एक ये डायगोनल इन दो डायगोनल के बीच में है ना, ये तो यानी कि ये मैं लिख देता हूँ आर फेस डायगोनल, इनके बीच में होता है अपने पास 3R/4। ये तीनों ही याद रखने स्टैंडर्ड है, बस ये इतना ही था, ठीक है। तो यही था। और ये जो अपने पास है नेक्स्ट दैट इज सेल, अपन बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस बैटरी पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लास्ट में बची हुई है वो करेंगे अपन कंप्लीट, है ना। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अपन ये सेल के बारे में पढ़ लेंगे ना। पार्ट 1 यही कंप्लीट करते हैं अपन, और नेक्स्ट पार्ट में अपन फटाफट कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो इसमें जितना भी मैंने कंसेप्ट बताए, जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट, जैसे स्टार्टिंग में अपन ने डेंसिटी वाले पढ़े, वहाँ पे अपना ओम्स लॉ भी देखा, और सिमेट्रिक जो अपने पास पैटर्न बनते हैं उनके जो मैंने ट्रिक बताई वो आपको याद रखनी है, और इसके ऊपर PYQ तो जरूर करने हैं, और इनके टेस्ट इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट दे देना अच्छे से, ठीक है, इंडिविजुअल, और उनके गलतियों को एनालिसिस करना, ताकि आपकी जो भी इसकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग बन सके, है ना। तो मिलता हूँ आपको नए पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।